माय डियर फ्रेंड्स, मैंने आप सभी को केमिस्ट्री फिजिक्स की काफ़ी आपको वीडियोस सेंड की हैं। आप सभी ने देखी भी होंगी, उम्मीद है आप सभी से। और आप लोगों को हम बायो के चैप्टर्स पढ़ाएंगे अब, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में आपको ज़्यादा दिक्कतें ना हो। आपको जो टॉपिक समझ में नहीं आता वो हमें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि हम उस पर वीडियो बना सकें और आपकी हेल्प कर सकें। सो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि आपको हमारी वीडियोस जल्दी से जल्दी मिल सकें। खासकर जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज का हमारा टॉपिक बायो का है। केमिस्ट्री और फिजिक्स की आपको काफ़ी वीडियोस मिल चुकी हैं। आज आपको बायो का फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। तो आपका फर्स्ट चैप्टर जो जीवों में जनन है वो कट चुका है, सभी को पता है। तो आपका सेकंड चैप्टर पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन यही फर्स्ट हो चुका है। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन चैप्टर का नाम है आपका सेकंड चैप्टर बायो का। फर्स्ट आपका डिलीट हो चुका है कोविड-19 की वजह से। देखिए, पुष्प की संरचना। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। लैंगिक जनन का मतलब होता है ऐसा जनन। जनन का मतलब होता है, सभी पहले जनन समझिए। जनन का अर्थ है कि ऐसे आपके जीवों के द्वारा ऐसी प्रक्रियाएं जिसके द्वारा वे अपने जैसे ही समान गुण वाले दिखने में और काम कार्य करने में समान गुण वाले जीवों को उत्पन्न करते हैं, जनन कहलाता है। और लैंगिक जनन में नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है, इसी उसे लैंगिक जनन कहते हैं। अब हम लैंगिक जनन पढ़ेंगे पुष्पीय पौधों में। तो जो पेड़ होता है उसका जनन अंग जो होता है फूल होता है। फूल में ही नर और मादा भाग दोनों पाए जाते हैं, इसलिए हम पहले पुष्प की संरचना पढ़ेंगे। पादप जाति में आवर्तबीजी पौधे। आवर्तबीजी पौधे वे पौधे होते हैं जिनमें फूल आते हैं। आवर्तबीजी पौधे विशिष्ट होते हैं। इन पौधों पर फल आते हैं, फल से ही फूल बनता है, फूल से ही फल बनता है। आपके इन पौधों पर फल आते हैं। निषेचन के बाद अंडाशय फल में बदल जाता है और बीजांड बीज में बदल जाता है। इन पौधों में दो अवस्था पाई जाती हैं, बीजाणु भेद जिसमें आपके बीजाणु बनते हैं छोटे छोटे, आपके कहते हैं परागकण जैसे, और युग्मकोभेद जिसमें नर और मादा युग्मक पाए जाते हैं। नर युग्मक का नाम होता है परागकण और मादा युग्मक का नाम होता है अंडाणु। दो पीढ़ी जीवन में एक दूसरे के बाद आती रहती है, मतलब क्या, वो एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी में चेंज होती रहती है। बीजाणु बीज भी हो सकते हैं वो, और युग्मक बीज भी होते हैं। नोट, बीजाणुद्भिद अवस्था द्विगुणित होती है, क्योंकि बीजाणु में नर और मादा युग्मक अलग अलग नहीं पाए जाते, एक ही युग्मक पाया जाता है। इसलिए बीजाणुद्भिद अवस्था जो होती है द्विगुणित होती है, मतलब कि उसमें दोनों नर और मादा पहले से ही मिक्स होते हैं। और युग्मकोद्भिद जो होती है अवस्था अगुणित होती है, क्योंकि नर और मादा अलग अलग होते हैं। अगुणित का मतलब एक, ठीक है। आवर्तबीजी पौधों के बीजाणुभिद के मूल, रूट, स्टेम और पत्तियां प्रजनन होती हैं, प्रजनन करती हैं। आवर्तबीजी पौधे में फल फूल आते हैं वो आपके आवर्तबीजी पौधे होते हैं। हमने बताया था आपको। बीजाणुभिद में अगर कहते हैं मूल मतलब जड़, तना, पत्तियों के द्वारा नया पौधा बनाया जा सकता है। पुष्प नई पौधे का अंग, इसमें 4 चक्र पाए जाते हैं। पुष्प जो होता है पौधों का जनन अंग होता है, मैंने आपको बताया। जैसे श्वसन अंग हमारा नाक होता है ना, वैसे ही पौधों का जनन अंग मतलब कि फूल के अलावा कोई भी अंग, तना, पत्ती, ये कहते हैं आपका लैंगिक जनन करने में हेल्प नहीं कर सकता। इसलिए पौधे का जनन अंग किसे कहा जाता है? फूल को कहा जाता है। 4 भाग होते हैं जो फूल के, वो कौन कौन से होते हैं? पहला होता है आपका दलपुंज, ठीक है। इस प्रक्रम में यह प्रथम चक्र होता है, देखा नहीं आपने? फूल की जो सबसे नीचे हरा पार्ट होता है जिससे पत्तियां अलग कर दी जाती हैं, जब फूल को तोड़ा जाता है तो उसकी हरा जो पार्ट अलग हो जाता है, ग्रीन पार्ट, उसे बाह्य दलपुंज कहते हैं। यह प्रथम चक्र होता है और यह बाह्य दलों से मिलकर बना होता है। दलपुंज आपका होता है पत्तियां, वह दूसरा चक्र होती हैं और अनेक दलों से, पत्तियों से मिलकर बनता है। पुमंग नर भाग होता है फूल का, जिसमें से युग्मक बनते हैं परागकण, वह तीसरा चक्र होता है। नर जनन अंग है। प्रत्येक पुंगक को पुंकेसर भी कहते हैं। पुमंग और पुंकेसर, मतलब पुमंग तो पूरे झुंड को कहेंगे और कहते हैं उसका एक एक पार्ट जो होगा तो क्या कहेंगे? पुंकेसर कहेंगे, क्योंकि नर भाग यही होता है। जायंग वह चौथा चक्र है और यह मादा जनन अंग है। इसमें एक से अधिक स्त्री केसर होते हैं। स्त्री केसर मतलब जैसे पुंकेसर बहुत सारे होते हैं पुमंग में, वैसे जायंग में स्त्री केसर बहुत सारे होते हैं, जिसके द्वारा ये आपका मादा युग्मक अंडाणु का निर्माण करता है।
सहायक चक्र जो होते हैं बाह्य दलपुंज और दलपुंज को कहा जाता है, क्योंकि जनन क्रिया में सिर्फ जायंग और पुमंग भाग लेते हैं। दलपुंज और बाह्य दलपुंज ये आपके जब फल बनता है तो ये गिर जाते हैं, लेकिन कुछ में बाह्य दलपुंज जुड़ा रहता है। जैसे आपकी मिर्च का ऊपर डंठल होता है ना, ग्रीन पार्ट फूल में जुड़ा रहता है, वैसे ही और बैंगन में भी, टमाटर में भी। आवश्यक चक्र कौन से होते हैं? पुमंग और जायंग। पुमंग और जायंग को आवश्यक चक्र कहते हैं, क्योंकि जनन के लिए बहुत आवश्यक होते हैं, क्योंकि ये प्रत्यक्ष रूप से जनन क्रिया में भाग लेते हैं, इसीलिए इन्हें आवश्यक चक्र कहा जाता है, पुमंग और जायंग को। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन जो होता है आपका आवर्त बीजी पौधे, अभी बताया आपको, आवर्त बीजी पौधों में लैंगिक प्रजनन जो होता है आपका पूर्व पुष्प होते हैं, बताया था पुष्प लैंगिक जनन के लिए पुष्प हेल्प करते हैं, जिनमें नर जननांग पुंकेसर होता है और मादा जननांग स्त्री केसर होता है। इसके क्या होते हैं, नर और मादा दोनों के अर्धसूत्री विभाजन, मतलब पुंकेसर का भी आधा भाग और स्त्री केसर का भी आधा भाग, दोनों मिलकर मतलब अर्धसूत्री विभाजन जो होता है द्वारा पुंकेसर में परागकण, पुंकेसर क्या बनते हैं, परागकण बनते हैं, और जायंग में महाबीजाणु का निर्माण होता है। नर और मादा युग्मक के मिलने पर युग्मनज बनता है, मतलब कि नर युग्मक क्या होते हैं, परागकण, और मादा युग्मक होते हैं बीजाणु या अंडाणु। नर और मादा युग्मक के मिलने से युग्मनज बनता है, क्योंकि युग्मनज क्या होता है, द्विगुणित होता है, और नर मादा युग्मक स्त्री केसर पुंकेसर जो होते हैं वो क्या होते हैं आपके अगुणित होते हैं। ठीक है, ये द्विगुणित होता है, याद रखना। निषेचन के बाद जो युग्मनज बनता है उसे बीजांड कहते हैं, मतलब कि जो आपका युग्मनज जो बनता है आपका नर और मादा से मिलकर उसे क्या बोलते हैं, बीजांड कहते हैं या बीज भी कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ फूल की संरचना बताई मैंने आपको। देखिए जो ग्रीन पार्ट जैसे फूल टिका हुआ है, जुड़ा हुआ है, हरी जो डंठल जैसा होता है उसे हम बोलते हैं बाह्य दलपुंज, इस पत्तियों को बोलते हैं दलपुंज, और ये जो आपकी कहते हैं साइड साइड से दिख रहा है पुंकेश्वर है ये। ठीक है, ये पुंकेश्वर है नर जननांग, और ये जो आपका पूरा भाग है ये है आपका मादा भाग। मादा भाग के 3 भाग होते हैं, इसे बोलते हैं ऊपर वाले भाग को वर्तिकाग्र, बीच की जो ये नली होती है इसे बोलते हैं वर्तिका, और इसे बोलते हैं अंडाशय। यहीं पर मादा युग्मक प्रेजेंट होते हैं, परागकण उड़कर यहाँ आते हैं वर्तिकाग्र तक, आगे पढ़ेंगे। स्वयं परागण और परपरागण बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके। ठीक है, तो ये आपका 2 वीडियोस में कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे सब वही आपको पढ़ाए जाएंगे, तो आप इसी को बहुत अच्छे ध्यान से देखिएगा, और हो सके तो आप कॉपी में भी नोट कर सकते हैं। नर जनन अंग पुमंग आवर्त बीजी पौधों में नर जननांग के रूप में पुमंग पाया जाता है, आपको पढ़ाया था हमने अभी। पुमंग क्या होता है, नर जननांग के रूप में होता है। अलग अलग कुलों के पुमंग की संख्या अलग अलग होती है, मतलब कि अगर फूल गुलाब का है तो उसमें पुमंग की संख्या अलग अलग हो सकती है, सूरजमुखी का है उसमें अलग हो सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि फूल जो अलग अलग है, अलग अलग जाति के हैं, तो उनमें संख्या अलग अलग हो सकती है पुमंगों की, ज़्यादा और कम। पुमंग की इकाई को पुंकेसर कहते हैं, मतलब कि जैसे कि हमारे शरीर की इकाई को बोलते हैं कोशिका, वैसे ही पुंकेसर की इकाई को क्या बोलते हैं, पुमंग की इकाई को पुंकेसर भी कहते हैं। लघु बीजाणु जो होते हैं आपके, लघु बीजाणु को परागकण भी कहते हैं। पुंकेसर के अर्धसूत्री विभाजन, बताया था आपको कि दोनों के आधे आधे गुणसूत्र जाते हैं। पुंकेसर के अर्धसूत्री विभाजन से परागकण बनते हैं। ठीक है, तो परागकण जो होते हैं यहाँ पर पुंकेसर से बनते हैं, आधे बढ़ जाते हैं। पर प्रत्येक पुंकेसर परागकण का एक लघु बीजाणु युक्त परभाग परागकोश होता है। परागकोश में ही परागकण का निर्माण होता है, और लंबा पतली डंडी युक्त व्रंत होता है। अभी आपको मैं डायग्राम भी दिखाया था, ये डायग्राम है आपका। ठीक है, ये डायग्राम है, पतली डंडी युक्त व्रंत है, इसी से जुड़ा होता है। ये है परागकोश, ये जब फट जाता है, जब परागकण पूरी तरह बन जाते हैं तो ये फट जाता है, और जहाँ जहाँ परागकण गिरते हैं हवा के द्वारा वगैरह निकल जाते हैं और वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं। फिर है वो पतली डंडी युक्त, वो दिखाया मैंने आपको, आकार का व्रंत होता है जिसमें परागकोश परागकण बनते हैं। नोट, प्रत्येक परागकोश में 2 खंड पाए जाते हैं, देखो 2 खंड है ना, और जब ऐसे काट दो तो कितनी पाली बन जाएंगी, 4 पाली बन जाएंगी। तो इस प्रकार प्रत्येक परागकोश में 4 लघु बीजाणु धानियाँ होती हैं। इसमें अगर आपकी 2 हैं, फिर आप ऐसे काटोगे तो 2 इसकी हो जाएंगी, 2 इसकी हो जाएंगी, ऊपर नीचे। ठीक है, तो आपके 4 आपकी लघु बीजाणु धानियाँ होती हैं। लघु बीजाणु धानी परागकोश के अंदर
परागकण होते हैं। इनको जब काटते हैं तो परागकण निकलते हैं। तो परागकण क्या करते हैं, लघु जो परागकण होते हैं वो आपके क्या करते हैं, जनन में हेल्प करते हैं ना मादा के साथ जुड़कर। लघु बीजाणु का मतलब होता है परागकण। दो नाम हो सकते हैं, लघु बीजाणु मतलब छोटे होते हैं लघु, इसलिए उनको परागकण भी कहते हैं। पराग कोष और पराग कणों के निर्माण की क्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। पराग कोष में जब परागकण बनते हैं उसकी बनने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, लघु बीजाणु जनन कहते हैं। यह विभज्योतिकी उत्तकों से बना होता है। विभज्योतिकों से आपने 9th में पढ़ा होगा, ऐसी कोशिकाएं जो बार बार मतलब डिवाइड होती रहती है, बढ़ती रहती हैं, जिससे और भी कहते हैं अंगों का निर्माण हो सके, बना हुआ होता है। ये एक अंडाकार समूह होता है जो बाह्य स्तर से घिरा रहता है। बाह्य स्तर से बताया था अभी घिरा था आपका, ठीक है। ये अंडाकार समूह विकास के करके 4 पालियों में बढ़ जाता है, बताया था मैंने आपको। परागकोश में जिन स्थानों पर बाद में स्फुटन होता है उन स्थानों पर अंतःस्तर हट जाता है और पतली भित्ति रह जाती है, परागकण बाहर निकल जाते हैं। उसे जहाँ से निकलते हैं उसे बोलते हैं रंध्रक, मतलब कि जैसे रोम होते हैं हमारे, वहाँ पसीना निकलता है, वैसे इनके रंध्रक होते हैं जहाँ से परागकण निकलते हैं। फिर कुछ कोशिकाओं नष्ट होकर लघु बीजाणु जनन के पोषण कार्य करती हैं। जो लघु बीजाणु होते हैं साथ साथ ही जो कोशिकाएं होती हैं वो क्या करती हैं, इन्हें पोषण देती हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और प्लीज़ हमारे सब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि आपको हमारी वीडियो जल्दी से जल्दी मिल सके।